हाय इंडियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना चैप्टर 3 कर रहे थे वृत्त संबंधी प्रमेय। उसमें हम लोगों ने बेसिक देखा, एक प्रमेय भी देख लिया। ठीक, प्रमेय नंबर 32। और उम्मीद है आपको हमने बहुत डेप्थ में समझाया था, आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमेय नंबर 33 देखने वाले हैं, जो आपका पेज नंबर 60 में दिया हुआ, पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 में दिया हुआ है, जिसको प्रमेय नंबर 33 बोला गया है। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग बुक खोल लीजिए थोड़ा देर के लिए, एकदम हल्का सा देर के लिए। ठीक है, केवल हम लोग को वहां से मेन पढ़ना है, बाकी तो काम खत्म। ठीक, तो क्या लिखा होगा वो में? प्रमाणित करे कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है, डायरेक्ट साफ साफ क्या बोल रहा है, जो व्यास वाला जीवा नहीं लेना है तुमको। प्रमाणित करे कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है कि मध्य बिंदु को केंद्र, वृत्त केंद्र से मिलाने वाला सरल रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। समझाते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा आप, जो प्रमाणित करे कि उसको छोड़ के बाकी टोटल हम लोग क्या बोले थे लिख देने के लिए। तो हमने क्या बोला था, टोटल आपको मुख्य प्रतिज्ञा में लिख देना है, मुख्य प्रतिज्ञा में लिख देना है। अब देखिए हमें क्या बोला है, किसी जीवा जो व्यास नहीं है। अब जीवा किस में रहेगा? वृत्त में रहेगा। यानी एक वृत्त लेना है जिसमें एक हम लोग कोई भी एक जीवा ले लेना, व्यास वाला छोड़ के मध्य बिंदु, यानी उस जीवा का मध्य बिंदु। भैया मध्य बिंदु क्या होता है? सपोज कीजिए एक ये हम लोग का लाइन हो गया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर। इसका मध्य बिंदु क्या होगा बाबू? यानी एक ऐसा बिंदु जहां से दोनों यहां पर भी इतना लंबाई 2 सेंटीमीटर और यहां से इसका लंबाई क्या हो 2 सेंटीमीटर, एकदम मध्य, जहां पे दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट सके, वो वाला बिंदु क्या होता है? हमारा मध्य बिंदु कहलाता है। बात समझ में आया? वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम लोग का ये ए भी रेखा हो गया, ए भी क्या हो गया, हम लोग का एक रेखा हो गया। हम बोल दिए कि इसका जो सी है, डी ले लीजिए, ये जो डी है हम लोग क्या है, मध्य बिंदु। मतलब हम लोग क्या बोल पाएंगे, जितना एडी का लंबाई होगा वही क्या होगा हम लोग का डीबी का भी लंबाई होगा। बात समझ में आया? चलो ठीक, तो हम लोग क्या बोला है, किसी जीवा जो व्यास नहीं है कि मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला सरल रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। अब देखिए लंब थोड़ा समझा रहे, फिर उसका थोड़ा सा एक आपको बात बताते हैं। लंब मतलब क्या होता है बाबू? एक रेखा गया है, उसके ऊपर दूसरा आके 90 डिग्री का कोण बना लेगा, पिछला थ्योरम। ठीक है, समझ में आया बात? तो क्या होगा लंब मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को क्या होता है हमारा? एक समकोण भी होता है। 90 डिग्री क्या होता है? एक समकोण भी होता है। ठीक है, अब आप थ्योरम को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप देखिए पिछला जो थ्योरम ने प्रमेय नंबर 32 में जो किया था उसका ये उल्टा है। उसमें देखिए वो बोला था कि हम लोग का जो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी क्या हो गया, हम लोग का जीवा को बराबर भाग में बांट रहा है। इसमें देखिए क्या बोला है, इधर मध्य बिंदु है, मतलब इधर बराबर होगा और लंब होगा। भैया समझ में आया? चलिए प्रूफ करा दे, फिर नाइस होगा आपको। ठीक है, चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मुख्य प्रतिज्ञा में बोला है उसके अकॉर्डिंग तो डायग्राम इमेजिन कर लीजिए, परिकल्पना कर लीजिए, परिकल्पना को फिर लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। किसी जीवा, अब एक बात है, जीवा कहाँ रहेगा? वृत्त में रहेगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या इमेजिन करना होगा? एक वृत्त इमेजिन करना होगा। वृत्त बना लिया हमने। किसी जीवा जो व्यास नहीं है, यानी एक, अब समझिए ये हम लोग का वृत्त हो गया, इसमें ये जीवा ले सकते हैं आप, या आप चाहें तो ये जीवा ले सकते हैं, या आप चाहें तो ये जीवा ले सकते हैं, कोई भी आप एक जीवा ले लीजिए, लेकिन ये व्यास वाला जीवा छोड़ के। वो साफ साफ बात बोल रहा है। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये हम लोगों ने रेंडमली एक जीवा ले, रेंडमली मतलब मन चाहा, एक हम लोगों ने एक कोई भी एक जीवा ले लिया। बात समझ में आया? अब देखिए क्या बोल रहा है, जीवा के मध्य बिंदु मतलब जीवा का मध्य बिंदु, मतलब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं मध्य बिंदु मान ले रहे हैं। जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला, यानी केंद्र से इसको हम लोग मिला दिए, केंद्र से मिलाने वाला सरल रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। यानी यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यही हमें बात प्रमाणित कर देना है, तो अब देखिए हम लोगों ने डायग्राम तो एक सोच लिया। अब क्या लिखते हैं बाबू? भैया परिकल्पना लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? परिकल्पना। तो परिकल्पना कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए तो? भैया जो बनाए हम लोग बस उसी को सोच के एक नाम देते हुए लिख देना, बिना नाम का कुछ भी नहीं होता। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, माना यही ओ केंद्रीय वृत्त है। हम लोग क्या लिख देंगे बाबू? माना यही ओ केंद्रीय वृत्त है, जिसमें हम लोग क्या है, ए भी एक जीवा है। माना, आप कुछ भी नाम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही ओ केंद्रीय एक वृत्त है, तो हम लोग का इसका नाम क्या पड़ेगा बाबू? ओ केंद्रीय, जिसमें ए भी एक जीवा है। ए भी क्या बाबू हमारा
एक जीवा है। बात समझ में आया? ए बी क्या हो गया हमारा? जीवा है। डी उस जीवा का, या की लिख दीजिए, जीवा की मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अब मध्य बिंदु होना मतलब अभी बताए थे बाबू हमको। अब बताइए ए बी जो जीवा है, यानी ए बी रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु डी है, मतलब क्या हुआ? अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी रहा होगा। अरे भाई मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ? ये ए बी का अगर लंबाई हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, मध्य बिंदु जब आएगा यहाँ पे डी, तो ये क्या हो चुका होगा? ये 2 का हो चुका होगा, और ये क्या हो चुका होगा हम लोग का? ये 2 का हो चुका, मतलब क्या हो गया? ए डी बराबर डी बी हो गया। बस समझ में आया? हाँ, क्लियर हो गया आप लोग? अब देखिए, अब हमें क्या प्रमाणित करना होगा? कि जो हमारा ओडी है, यानी जो केंद्र से खींचा गया, केंद्र को मिलाने वाला सरल रेखाखंड, यानी ये रेखाखंड जो है इस पर लंब है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाणित करना है बाबू? केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला सरल रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ओडी जो है यानी ये जो रेखाखंड है, ओडी किस पे लंब है बाबू? ओडी जो है लंब है ए बी पर, ओडी लंब ए बी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा सजा के भी लिख सकते हैं, ओडी सरल रेखाखंड ए बी जीवा पर लंब है। आप या इसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओडी रेखाखंड ए बी जीवा पर लंब है, टेंशन लीजिए, अभी फिर समझाता है इसको आपको। ये जो प्रमाणित करना लिखे हैं कैसे, हमें क्या बोला है बाबू? जीवा पर लंब है। अब यानी केंद्र से मिलाने वाला सरल रेखा, केंद्र से मिलाने वाला सरल रेखाखंड यही है ना, ये जीवा का मध्य बिंदु है, ये जीवा का मध्य बिंदु एक केंद्र है। यहाँ पे क्या बोला है? मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। यानी क्या बोलना चाह रहा है? ये यहाँ पे लंब होता है। तो हम बताए थे लंब को कैसे लिखते हैं? जो पहले वाला भुजा रहता है उसको पहले लिख देते हैं, यानी ओडी लंब है किस पे? ए बी पर। या आप चाहे ऐसे सिंबॉलिक बना लिखना चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? चलिए अब यहां तक आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। तो डायग्राम कैसे बनाइएगा? पेंसिल से डायग्राम बनाते हुआ किसी भी टाइप का कोई पेन नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है? और जहां जहां यहाँ पे ब्लैक लिखे हैं, जहां जहां ब्लू लिखे हैं, वैसे ही हम सजा के लिखे हैं, वैसे ही आपको बोर्ड में करके आना है। 5 में 5 अंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलिए यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसका मिटा के आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं बताइए तो, खुद से आप करिए, कर सकते तो कीजिए। तो चलिए आगे हम मिटा रहे हैं। हाँ, अगला काम क्या होता है वो हमारा? रचना होता है। क्या होता है? रचना। तो रचना कैसे करेंगे बताइए तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे वो? रचना में क्या करेंगे बताइए तो? हमने क्या बताया था? ट्रिक आपको बताया था, याद है? तो क्या बताया था हमने कि वृत्त के अंदर, जब भी आपको वृत्त के अंदर वाला थ्योरम आए तो उसमें क्या कीजिएगा? 2 त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी ऐसा डायग्राम है। अब 2 त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा? इसको और इसको मिला देना होगा। मतलब हम लोग क्या कर देंगे? ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया। हम लोग क्या कर देंगे बाबू? ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया। ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया। ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया। अब अगर एक्चुअल रीजन में जाए हम लोग कि भैया क्यों मिला रहे हो ट्रिक से हट के, तो एक बात समझिए। पहले तो हमको पता है ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये बात क्वेश्चन से ही बोल चुका है। ये क्या होगा? हम लोग अगर त्रिभुज बनाए तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। और ये देखिए ये दोनों क्या है? एक ही वृत्त का अर्धव्यास होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग का सर्वांशम हो जाएगा। त्रिभुज सर्वांशम मतलब कोण भी बराबर होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसे मिला रहे हैं। या कुछ समझ नहीं है। चलिए अब हम दिखाते हैं प्रमाण में। अगला क्या होगा हम लोग का? सीधा बात, आपको नहीं समझ में आया तो मतलब क्या करना होता है? हमें 2 के अंदर में त्रिभुज बना दिए। वृत्त के अंदर जितना थ्योरम आएगा आप 2 त्रिभुज बना दीजिएगा। 90% थ्योरम हो जाएगा। कुछ थ्योरम नहीं होता, वो बताएंगे हम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? ओ से ए को मिलाया। ओ से ए को मिलाया। डायरेक्ट पेंसिल लाइन से हम नहीं टानेंगे, इसको कैसे दिखाएंगे? डॉट लाइन से। क्यों? क्योंकि ये हमारा थ्योरम में कहीं दिया नहीं गया, हम अपना मर्जी से बना रहे हैं। ओ से बी को मिलाया। बात समझ में आया? चलिए अब अगला काम क्या होगा वो हमारा? प्रमाण देखना। क्या देखना होगा हमें? प्रमाण।
ठीक। अब प्रमाण में देखिए हम लोग क्या मिल रहा है, दो का त्रिभुज मिला, त्रिभुज ADO और त्रिभुज BDO। हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADO और त्रिभुज BDO में आप अब इसको सर्वांग कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताइए तो। AO या लिखिए या वो भी लिखिए, AO लिखते हम लोग, अच्छा लगेगा। AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू BO कैसे होगा बाबू, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, OD इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OD, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में आया, दोनों त्रिभुज में आया, तो इसमें क्या बोल देंगे इसको, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीसरा आप ढूंढिए खुद से, तो तीसरा क्या मिल जाएगा हमें, AD इज इक्वल टू DB, क्यों, क्योंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब बताइए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा, हाँ भैया हो जाएगा। क्यों होगा, ट्रिपल एस वाला रूल से। आपने पहले वीडियो में हमने क्या आपको बताया था, आपको पहला नहीं सॉरी दूसरा वीडियो था, दूसरा वीडियो में क्या बताया था, त्रिभुज के सर्वांग के 3 नियम, SSS, SAS, उसके बाद ASA, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADO सर्वांग है किसका, त्रिभुज BDO के, कैसे, SSS शर्तानुसार, SS शर्तानुसार। बात समझ में आया। अब देखिए आपको दोनों त्रिभुज क्या मिल गया बाबू, सर्वांग मिल गया, दोनों त्रिभुज क्या मिल गया, सर्वांग मिल गया। अब आपको पता है जब त्रिभुज सर्वांग मिल जाए तो आपको क्या मिलने वाला है, सब कोण भी सर्वांग मिलने वाला है, सब कोण भी आपस में सर्वांग मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, मिटा नहीं रहा, इधर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, काम चला लीजिएगा आप, इसका नीचे इधर आ जाइएगा। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा। अब ये सर्वांग हो चुका है, अब देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है बाबू, हम यहाँ रफ के लिए मिला, ये बनाना नहीं है आपको, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग को यहाँ पे मिला है, ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा जो है ये क्या है हम लोग का, ये उभयनिष्ठ भुजा, यानी दोनों केस में बराबर ही होने वाला है, दोनों कोण में बराबर ही होने वाला है। अब बात समझिए, जो समान दोनों भुजाएं हैं, यहाँ भी इस भुजा की लंबाई समान है, तो ये कोण क्या होने वाला है आपस में, सर्वांग में आपको समझाते हैं, दोनों आपस में कोण क्या होने वाला है, दोनों बराबर होने वाला, दोनों समकोण नहीं हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज का संगत भुजा में रहा है, जो दो भुजाओं की लंबाई समान होती है ना, उसको हम लोग ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग आपस में, संगत भुजा बोलेंगे। दोनों भुजा क्या लंबाई समान है, बात समझ में आ रहा है, नहीं भैया कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बात समझिए यहाँ से आराम से समझिए, ठीक। यहां तक आपने सर्वांग प्रूफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ हमें डायग्राम मिला है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, संगत भुजा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू, संगत भुजा कहते हैं। अब ये भी भुजा क्या उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपस में बराबर रहेगा, उभयनिष्ठ भुजा में यानी अगर इस कोण के लिए भी जितना मान होगा इस भुजा का, इस कोण के लिए भी उतना ही मान होगा, बात समझ में आया। अब देखिए ये दोनों क्या है, संगत भुजा, और ये किसका भुजा है, सर्वांग त्रिभुज का संगत भुजा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, सर्वांग त्रिभुज का संगत भुजा, संगत भुजा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। लिटरली आप जनरली एनालाइज कर सकते हैं, आपको जो हम पढ़ाए थे तो क्या हुआ, दोनों भुजा समान है, इस भुजा का जितना लंबाई है, इस भुजा की जितना लंबाई है, इस भुजा की जितना लंबाई है, इस भुजा का मतलब दोनों केस में ही रहेगा, तो यहाँ पे दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया, ठीक है। अब चलिए अगला लाइन अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगला लाइन को अगर हम देखें, अगला लाइन हम क्या करना चाहिए हमें, एक बात समझिए, एक आप एक बात देखते हैं, एक सरल रेखा जो होता है, एक सरल सीधा लाइन होता है, वो हर पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू, एक सीधा लाइन गया है ऐसे, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा होगा भैया, 180 डिग्री का, आपको नहीं पता फिर जो भी सीधा लाइन होता है ये हमेशा हर जगह किसी भी पॉइंट में देखिएगा तो क्या बनाएगा 180, यहाँ भी कितना बनाएगा 180, यहाँ भी कितना बनाएगा 180, बात समझ में आया। इसलिए देखिएगा नीचे में जो कंपास होता है एक सीधा लाइन पे एकदम 180 लिखा रहता है, बात समझ में आया। तो अब यहाँ इसमें डायग्राम में देखिए ध्यान से, कहीं
180 डिग्री का कोण बन रहा है, मिला? ये देखिए ध्यान से, ये लाइन कुछ ऐसा गया है, ए डी बी, यानी यहां पे कितना डिग्री का बन रहा होगा, 180 डिग्री का। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं बाबू, इसलिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बाबू हम, 180 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग का ये सीधा जो कोण है ये 180 का है, 100 ए डी बी करके जो है 180 डिग्री का। अगर कोई अब आए इसको ऐसा तोड़ दे, यहां पे मान लीजिए हम लोग कितना बोल दे, ओ बोल दे, ठीक है, एक नाम दे दिए, ओ बोल दिया। अब ये 120 का पहले था तो हो सकता है किसी भी पार्ट में बढ़ जाए, ये समझ लीजिए 70 का बन गया, ये 110 का बन गया, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है 60 का बन जाए, ये कितना हो जाए, 120 का बन जाए, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, यानी ये दो भागों में बढ़ गया। लेकिन तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, 180 आएगा। जैसे समझिए, आप समझिए आपके पास 10 रुपये था, आप अभी 5 रुपये भाई को उठाकर अपना दे दिए, तो फिर भी जब दोनों आप लोग दोनों के पास, आपके पास 5 रुपये हो गया, उसके पास 5 रुपये हो गया, जब आप दोनों मिलाइएगा तो फिर कितना बनने वाला है, 10 ही बनने वाला है। वैसे ही एक सीधा एंगल का जो मान था, एक सीधा एंगल का जो ये मान था 180 था, कोई आया इसको तोड़ के दो भागों में कर दिया, फिर भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 180 आने वाला है, 180 आने वाला है। बात समझ में आया? तो इसलिए यहां पे देखिए तो ऐसा कुछ टूट रहा है क्या, 180 का कोण रहा होगा, इसको दो भागों में कौन तोड़ा है, एंगल ए डी बी, ए डी ओ, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ। यहां देखिए कुछ ऐसा ही ना बनेगा, ये ए डी बी था, अब ये क्या बनेगा, एंगल ए डी ओ, मतलब एंगल ए डी ओ प्लस एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 180 आ जाएगा। बात समझ में आया बेटा? इसको आपको बना के नहीं दिखाना है वहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आप क्या समझ में आया यहां तक? एक सीधा रेखा था, उसको हम 180 मान था उस सीधा रेखा का, अब उसको दो भागों में तोड़ दिया तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, हमको पता है इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, इन दोनों का मान बराबर है। तो अगर हमें पता हो कि जब दोनों का मान बराबर है तो हम किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, तो हम एडीओ को हटा के क्या लिख रहे हैं, एडीओ के जवाब हम क्या लिख देंगे, बीडीओ लिख देंगे। एडीओ के जवाब क्या लिख देंगे, बीडीओ, एंगल बीडीओ प्लस एंगल बीडीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, चूंकि एंगल एडीओ इज इक्वल टू एंगल बीडीओ, दोनों आपस में बराबर है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब इन दोनों को देखिए x प्लस एक्स जुड़ के क्या होता है 2x, तो वैसे ही 2 एंगल बीडीओ हो जाएगा, दोनों सेम एंगल है ना 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए एंगल बीडीओ इज इक्वल टू क्या होगा 180 बाई में 2 कट के कितना आ जाएगा बाबू, एंगल बीडीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल बीडीओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस कोण का मान अगर 90 डिग्री आ गया, ठीक, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसका भी मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या बोल पाएंगे, इसलिए जो हमारा क्या है ओडी जो है एबी पर लंब है, प्रमाणित, ठीक है। आपका अगर बुक उठा के देखिएगा तो आपका डायरेक्ट लिख दिया है कि सीधा एक लंबवत रूप से खड़ा है, आपको समझ में वो आता कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 100% सही है, आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये हम लोग का प्रश्न नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए हल्का सा आप लोग के लिए वो सब लाइन कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद फिर भी बहुत कोशिश की आपको तो बहुत अच्छा समझाने के लिए, फिर भी अगर कुछ डाउट हो जाए तो आप पूछिएगा, फिर एक बार हल्का सा एनालाइज करा देते हैं। यहाँ देखिए तो सर्वांश प्रूफ करने के बाद देखिए एक सीधा, एक हम लोग क्या है, ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन के बाद ये दोनों आपस में बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों को क्या होगा आपस में बराबर होने वाला है, ये सर्वांशक हम लोग बोल सकते हैं। तो वही बात हमने लिख दिया, सर्वांशक त्रिभुज का संगत भुजा है। अब हम लोग क्या बोले, सीधा रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता बाबू, 180 का, तो हमने बोल दिया 180 का कोण बना रहा है। अब 180 वाला कोण जो था हमारा, 180 वाला जो हमारा कोण था उसको हम 2 भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे, 4 भागों में, जितना भी बांटे जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधा रेखा जो एडीओ कोण बन रहा है, यानी जो सीधा रेखा वाला एडीओ वाला बन रहा था कोण, ठीक, जो ये एडीओ वाला एडीबी है, सॉरी ना, हाँ एडीबी वाला जो कोण बन रहा था हम लोग का कितना है 180 डिग्री। अब इसमें एक तो ऐसे आकर टूट गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ का कोण अगर 100 डिग्री होगा तो ये तो एक 80 डिग्री होने वाला है ना, दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। बस समझ में आया? तो वैसे ही हमने बोल दिया कि एडीओ प्लस बीडीओ जोड़ कितना आएगा वो 180 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़ो को हम लोग एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। हमने ये बात बोला, फिर हमको पहले पता था कि एडीओ इज इक्वल टू बीडीओ, तो हमने एडीओ को हटा के वहां क्या लिख दिया, बीडीओ लिख दिया। अब बीडीओ प्लस बीडीओ कितना हो जाएगा 2 बीडीओ,
और 2 वीडियो का जब आप 2 को इधर भेजेंगे कांस्टेंट है तो मतलब क्या आ गया, एक वीडियो का मान कितना आ गया 90 डिग्री, और जब इसका मान 90 डिग्री आया तो इसका मान ऑटोमेटिक 90 हो गया। जब दोनों तरफ 90 आ गया मतलब तो लंब वही ना होता है, तो इसलिए लिख दिया ओडी इक्वल टू ओडी जो है AB पर लंब है। बात समझ में आया? चलिए, तो ये हम लोग का थ्योरम नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग अगर थ्योरम के व्यू से आप लोग देखें, जो थ्योरम हम लोग करते हैं केवल, तो अगर आप लोग थ्योरम का वजह से देखें तो थ्योरम इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में कोई थ्योरम बचा नहीं है। अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आपको हम 2-3 टाइप का मैक्सिमम सवाल दिखाएंगे, यानी एक तो सवाल हर टाइप का बता देंगे जिसमें आपको करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद से मतलब नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग राइडर्स करना शुरू करेंगे। राइडर के बाद फिर कुछ सवाल, फिर इस चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।